बेटा अकाउंटिंग रेशोज एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के बाद, मतलब मैं रिकॉर्ड लेक्चर जो आपने देखे हैं उनका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं सब कुछ दोबारा से पढ़ा रहा हूँ चैप्टर के अंदर। लेकिन क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करनी है, एमसीक्यू बेस्ड तैयारी का फॉर्मूला ये होता है कि वी नीड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ कवर करना जरूरी होता है, लेकिन एक तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी नहीं होता है। एक लेवल का क्वेश्चन एक बार ट्राई करना होता है। इसलिए आप लोगों को क्या है कि नीड टू कवर each and every point of rules, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस। सारे नहीं करने होते, सिलेक्टेड करने होते हैं। सारे नहीं करने होते बेटा, सिलेक्टेड करने होते हैं। चैप्टर के सारे वेरी शॉर्ट भी करेंगे और सारे एमसीक्यूज प्लस अदर प्रैक्टिस जो दूसरी बुक से होंगी, सैंपल पेपर से होंगी। ठीक है, अकाउंटिंग रेशोज बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है, क्योंकि बहुत सारे रेशो हैं, बहुत सारे रेशोज हैं बेटा, तो वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट लिक्विडिटी रेशोज। ये रेशो हमें शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताता है। यानी कि जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हुआ है, ये जो आपके ऊपर लायबिलिटीज है, उन लायबिलिटीज को पे करने की कितनी कैपेसिटी आपके अंदर है, ये वो कैपेसिटी बताता है। इसके लिए 2 रेशो हम यूज करते हैं। पहला होता है करंट रेशो, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर आता है क्विक रेशो, इसका दूसरा नाम है लिक्विड रेशो, तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशो। फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये तो सिर्फ फॉर्मूले हुए, अब हमें इन फॉर्मूले के अंदर की टर्म्स को भी समझना है बेटा।
देखो फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का कितने गुना है, कितने टाइम्स है, ये रेशियो बताता है। हमारी करंट लायबिलिटी मान लो 100 रुपए की है और करंट एसेट 200 रुपए की है, तो इसका मतलब हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो डबल है हमारी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। तो ये इसका एग्जांपल हुआ। अब इसकी बेसिक टर्म्स, मैंने पहला वर्ड यूज किया करंट एसेट्स। इसमें वो सारी की सारी एसेट्स आते हैं बेटा, वो सारी की सारी एसेट्स आती हैं जो विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसे एग्जांपल्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो अगर आपने टर्म्स लिखी हुई है तो दोबारा नहीं लिखनी है, अगर आपने टर्म्स लिखी हुई है तो दोबारा नहीं लिखनी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, accrued incomes, डेटर्स, डेटर्स वो लेने जिसमें से पीएफडीडी माइनस कर रखा हो, और बिल्स रिसीवेबल्स, ये करंट एसेट के एग्जांपल हुए बेटा। करंट लायबिलिटीज, देखो जहां पे प्रॉब्लम होगी आप हैंड रेस कर देना बेटा, जिस भी लेवल पे प्रॉब्लम हो हैंड रेस कर देना बेटा। मैं पूरा रेशो चैप्टर पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। बोलो कबीर सिंह। सर ये डेटर्स में क्या लिखवाया आपने? डेटर्स में से पीएफडीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, माइनस करने के बाद ही यूज करना है, ओके सर। क्योंकि हमें ये अमाउंट लेनी है कि डेटर से एक्चुअल में कितना पैसा हमको मिल जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जितने पैसे का डाउट है वो हटा दिया, बाकी सारा पैसा मुझे मिल जाएगा, वो यूज करना। करंट लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटीज जिनकी विद इन ईयर पेमेंट करनी है, विद इन द ईयर पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, income received in advance, income received in advance, bank overdraft, तो फॉर्मूले के अंदर करंट रेशो का फॉर्मूला देख लो, तो एक तो करंट एसेट है, एक करंट लायबिलिटी, मैंने दोनों बता दिए। अब मैं क्विक रेशो का मामला देखता हूं, तो एक लिक्विड एसेट है जो मैंने नहीं बताया, लेकिन करंट लायबिलिटी है, पता चला। तो अगली चीज है लिक्विड एसेट्स।
इसको हम क्विक एसेट्स भी बताते हैं। इसको क्विक एसेट भी बोला जाता है। इसमें सारी की सारी करंट एसेट आती हैं, बस क्या क्या नहीं आता, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। ये तीन चीजें अगर मैं माइनस कर दूं टोटल करंट एसेट में से, तो बची हुई जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो सब लिक्विड एसेट्स ही होती हैं। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री, और इसमें एक टर्म काम आएगी वर्किंग कैपिटल। का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बेटा जो मेरा प्रेशर रहता है ना इस चैप्टर के अंदर, वो बेसिकली फॉर्मूले याद कराने पे रहता है, फॉर्मूले समझाने पे रहता है। और दूसरी जो मेन चीज है वो फॉर्मूले के अंदर की जो टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूँ ब्लू कलर वाली, इस पर मेरा पूरा फोकस रहता है। जिस बच्चे की ये चीजें स्ट्रांग हैं उनको कभी भी कोई दिक्कत इस चैप्टर के अंदर नहीं आ सकती। जो दिक्कत आएगी वो एक लिटिल प्रॉब्लम होती है, वो समझा दी जाती है, लेकिन वो बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरा इस चैप्टर में बेस वीक रह गया। बेस स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, ये फॉर्मूले के साथ साथ इन टर्मिनोलॉजी को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े कि वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। हाँ, जब शुरू के 20-25 क्वेश्चन तक आप करोगे तब तक आपको बार बार देखनी पड़ेंगी टर्म्स, लेकिन जितनी बार भी टर्म्स देखनी पड़े उतनी बार टर्म्स आप याद करो, ताकि आपको एक टाइम ऐसा आ जाए कि टर्म्स फिर देखने की जरूरत कभी ना पड़े। कभी कभी हमें शॉर्ट में समरी में हमें चाहिए होता है कि एसेट कुल कितने तरह की होती है। मेजरली दो तरह की होती है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स लेकिन ये नॉन करंट एसेट भी दो तरह की होती है। फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो एक तरीके से एक फॉर्मूला और बन जाता है टोटल एसेट का। फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस
करंट एसेट्स। अब एसेट की और लायबिलिटी के इन दो फॉर्मूलों को देखने से हमें कुछ और चीजें भी टर्मिनोलॉजी में मिल सकती हैं। बोलो कबीर। सर ये टीए की फुल फॉर्म क्या है? टोटल एसेट्स। ठीक है सर। खाली लिखना नहीं है, आराम आराम से लिखना भी है, समझना भी है। किसी बच्चे को कोई परेशानी है, हैंड रेस करके पूछना भी है। जितना समझाऊंगा वो हाथों हाथ आपको समझ में आ जाना चाहिए। जहां समझ में नहीं आता हैंड रेस करना है तुरंत। मन मन में बातें करने से कुछ भी नहीं होने का। आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता चलेगा, आप क्या बोल रहे हो बस वो पता चलेगा, वो भी मुझसे बोल रहे हो तो। इसलिए जो भी प्रॉब्लम हो फेस टू फेस बोलना सही रहता है। अब इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए एक चीज और निकल के आती है, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स ऑनर्स इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड्स, तीनों नाम एक ही चीज के हैं, शेयर होल्डर फंड के। अच्छा, मैंने लिखवाया तो एसेट है और फॉर्मूला मैंने लायबिलिटी बेस का ले लिया। चलो इसका फॉर्मूला बाद में लिखवाया जाएगा, अभी नहीं लिखवाया जाएगा। पहले लायबिलिटी तो बता दूं मैं, वो मैंने बताई। टोटल लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आती है और करंट लायबिलिटीज आती है। ये हो गए लायबिलिटीज। और ये भी पता होना चाहिए कि टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटीज के इक्वल होती है। टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है। ठीक है, अब मैंने ये उठाया था फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड का, ये उठाता हूं बेटा। मैंने टोटल लायबिलिटी में की यूज करी है शेयर होल्डर फंड क्या होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड्स, इनको हम प्रोप्राइटर्स फंड्स भी बोलते हैं। ओनर्स फंड भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है इसके अंदर, जितनी शेयर कैपिटल है और जितना रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दोनों को जोड़ दो तो शेयर होल्डर फंड बन जाता है।
एक वर्ड आता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स का एक फॉर्मूला और भी है, इनडायरेक्ट फॉर्मूला बोल देते हैं उसको। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट में क्या आता है, नॉन करंट एसेट आती है प्लस करंट एसेट आती है माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया मैंने। अब इस हिसाब से फॉर्मूला बन सकता है कि नॉन करंट एसेट पे इतना कर दी मैंने। पहले समझ लो बेटा, कॉपी होता रहेगा, तुम लोग लिखने में लगे हो। मैं पूरा भरपूर टाइम दे सकता हूं जितना चाहिए आपको, ठीक कहोगे तो ही तो। नहीं मैं बता रहा हूं सार्थक, ये भी समझाऊंगा ही चीजें, पहले मैं फॉर्मूला लिखवा दूं। नॉन करंट एसेट पे इतना कर दिया हमने। अब सीए माइनस सीएल क्या था, सीए माइनस सीएल क्या था, कुछ याद आए तो। ये देखो क्या था, वर्किंग कैपिटल। यानी कि नॉन करंट एसेट में अगर मैं वर्किंग कैपिटल ऐड कर दूं तो भी कैपिटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनेगा। ये लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये फॉर्मूले कैसे बने। देखो बेटा, बैलेंस शीट, ये एसेट, ये लायबिलिटी और ये एसेट। लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसेट में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। और आपको पता ही है कि एसेट का टोटल लायबिलिटी के इक्वल होता है, टोटल एसेट का टोटल लायबिलिटी के इक्वल। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने एक फॉर्मूला बताया, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यानी दिस वन एंड दिस वन को मैंने ऐड कर दिया तो क्या बन गया बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं टोटल लायबिलिटीज में से, यानी कि टोटल लायबिलिटीज में से सिर्फ करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ये दोनों बचेगी, यानी कि क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। अब आपको ये भी पता है कि टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के इक्वल होती है, तो इसलिए टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी भी इसका एक फॉर्मूला हो सकता है। अगर टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ले लिया, बेटा अगर आप लिखते ही रहोगे तो समझोगे कब, टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो ये बचेगा। ये क्या है, शोल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैंने टोटल एसेट लिया तो इसका मतलब क्या लिया, नॉन करंट एसेट लिया प्लस करंट एसेट लिया माइनस, मतलब इन दोनों में से ये माइनस करनी है तो ये बच जाएगा माइनस, हाँ ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट एसेट तो वहीं के वहीं है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है इन दोनों को लेके,
CA माइनस CL क्या बन जाता है, प्लस वर्किंग कैपिटल। जिसको दिक्कत है जरा से भी अब तक के टॉपिक में, वो पहले हैंड रेस करेगा, फिर आगे चलूंगा मैं। जरा से भी दिक्कत है? सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करंट एसेट के इक्वल कैसे आई? नहीं कैपेबिलिटी। ओके सर। थोड़ा सा आगे चलेंगे। अगर मैं इन्हीं करंट लायबिलिटीज को यूज करता हूं तो एक फॉर्मूला और निकल के आता है, टोटल डेब्ट्स या एक्सटर्नल लायबिलिटीज। फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। जितना बाहर वालों का पैसा देना है उन दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो बन जाता है टोटल डेब्ट्स यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आज मैंने आपको कुछ फॉर्मूले कराए हैं। अब मैं आपको ये कहूं कि सारे फॉर्मूले सारी टर्म्स आप याद भी कर लो, समझ भी लो और उनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन भी कर लो, तो ये हो जाएगी नाइंसाफी। क्योंकि जो आज की टर्म्स है ये पूरे चैप्टर में काम आएंगी। आज आपको क्या करना है कि कल मैं बच्चा टू बच्चा पर्टिकुलर बच्चों से सुनूंगा कि आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या है। आज आपको जो जो मैंने कराया वो फॉर्मूले पता होने चाहिए और जितनी भी टर्म्स मैंने कराई हैं विथ ऑल अल्टरनेटिव फॉर्मूले। फॉर्मूले कैसे बनाए, एसेट को बैलेंस शीट को यूज करके मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया, तो उन सब चीजों को कल मैं सुनूंगा। शार्डिन के एग्जाम चल रहे हैं तो और कल एसडी का भी एग्जाम है, तो कल का पेपर देने के बाद ही आपको पढ़ना है। ये पूरा लेक्चर 20 मिनट से लेके, कोई बच्चा पहली बार भी कर रहा है तो मैक्सिमम उसके 40 मिनट लग जाने हैं। कोई ज्यादा स्लो चल रहा है 60 मिनट लगा देगा, इससे का काम नहीं है। 20 मिनट में तो ये सारा निपट जाएगा, लेकिन स्लो चलते हो तो 40 मिनट निपटेगा, एक्स्ट्रा होने स्लो तो 1 घंटे में निपटेगा। इससे ज्यादा तो आप कॉपी सामने रखे हो और खाना खा रहे हो गाने सुन रहे हो तब लग सकती है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं क्या लग रहा है। ठीक है ना, 20 मिनट का काम है जो मैं दे रहा हूँ एंड आई विल लिसन फ्रॉम एवरीबडी जो बैच में कराएंगे। ठीक है ना, किसी का कोई खास एक्सक्यूज होगा तो वो अपना पेपर की डेट और कौन सा पेपर है कब है ये मुझे बताएगा, तब मैं कहूंगा कि हाँ मैं कल उससे नहीं सुनूंगा। नहीं तो मैं सब बच्चों से कल जो बैच में आएंगे सबसे सुनूंगा, ये बता भाई कैप्टन बर्गर तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, मतलब ये इस चीज को लेके कैप्टन बर्गर कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, ये बताओ। कंटेस्ट में क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और कुछ बात हो तो मुझे आप बताओ, अदरवाइज बाय।